हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर बीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास शर्मा आज आप लोगों को जो पढ़ रहे थे उससे आगे पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहे थे। हमने दो गवर्नर जनरल के बारे में बात कर लिया था। पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और दूसरा गवर्नर और गवर्नर जनरल भी उसको बोलेंगे क्या, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बात कर लिया था। नॉलेज बंगाल का जो बंगाल था उसका दूसरा गवर्नर जनरल था। क्या था बाबू? गवर्नर जनरल। कौन था बाबू? दूसरा गवर्नर जनरल। पहला कौन गवर्नर जनरल था? पहला वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था पहला। दूसरा कौन था? और लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका शासनकाल कब से कब तक था? यहाँ पे ध्यान देंगे। इसका शासनकाल जो लिखा हुआ है यहाँ पे 1786 से लेकर 1793 तक था। 1786 से 1793 तक था। और साथ ही यह जुलाई 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 1805 से लेकर अक्टूबर 1805 तक था। ठीक है, तो ये 2 बार गवर्नर जनरल बना था। किसका? भारत बंगाल का। ठीक है, आगे अब यहीं पे पढ़ते हैं बाबू। इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उसने बहुत अच्छे अच्छे सुधार किए थे, जो भारतीयों की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन वेस्टर्न के दृष्टि से देखा जाए, अंग्रेजों के दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसने बाबू 4 प्रकार के सुधार किए थे, 4 क्षेत्रों में अलग अलग सुधार किए थे। पहला जो सुधार किया था वह सुधार किया था बाबू क्या? प्रशासकीय सुधार। प्रशासकीय सुधार जब यह 1700 जब यह 86 में बनकर आया तो इसने किया क्या कि सभी उच्च पदों पर भारतीयों को प्रतिबंधित कर दिया, भारतीयों को रोक लगा दिया। भारतीय नहीं बन सकते हैं या नहीं पा सकते हैं क्या? क्या बाबू? उच्च पद। ध्यान दो, क्या नहीं पा सकते हैं बाबू? तो उच्च पद। तो इसका पहला प्रशासकीय सुधार में इसने किया क्या कि जो उच्च पद थे वो केवल और केवल रिजर्व कर दिया। किन लोगों के लिए बाबू? यूरोपीय लोगों के लिए या अंग्रेजों लोगों के लिए ये रिजर्व कर दिया। ये क्या शो करता है? ये अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो है इस बात को शो करता है कि जो भारतीय प्रणाली है, प्रशासकीय प्रणाली, उस पे जो लोग बैठे हुए हैं उसके तुलना में जो यूरोपीय लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समझदार हैं, उनका प्रणाली ज्यादा हम लोगों से बढ़िया है। ये इसी बात को इंगित करता है या चिन्हित करता है। ठीक है, तो इसी के लिए इन लोगों ने क्या किया बाबू कि उच्च पदों पे भारतीयों को बैन कर दिया। भारतीय नहीं बन सकते हैं उच्च पदों पे। ठीक है, दूसरा इसने क्या किया कि जो यूरोपीय पदाधिकारी थे, जो यूरोपीय पदाधिकारी थे, वो लोग यूरोपीय पदाधिकारी को निलंबित करना शुरू किया, क्योंकि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार ज्यादा था। तो वो क्या किया, यूरोपियों को या अंग्रेजों को क्या कर दिया बाबू? निलंबित करना शुरू किया। निलंबित करना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि जो भ्रष्ट लोग थे उनको व्यवस्था से बाहर निकालना चाहता था। और उसने और क्या किया कि अगर कोई अच्छे जो लोग थे उनके स्किल के आधार पर अलग अलग सेक्टर में उन लोगों को बांटना शुरू किया। ठीक है, मतलब जो बहुमुखी प्रतिभाशाली लोग थे उन लोगों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग उनके कार्य क्षेत्रों में उनको नियुक्ति करना शुरू कर दिया था। ठीक है, आगे इसने किया क्या कि इसने वही आपको बता चुके कि ये पदोचित करना शुरू कर दिया, मतलब निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, साथ ही उसने क्या किया कि जो अधिकारी लोग बैठे हुए थे पूर्व से, उन लोगों के भविष्य के बारे में कोई नीति नहीं था कि वो लोग कैसे आगे के
चीजों को चलाएंगे, आगे की चीजों को करेंगे, या फिर वो कब से कब तक कार्यकाल में रहेंगे, तो इन लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए क्या बनाना शुरू किया बाबू? नीति। अधिकारियों के लिए लिए क्या बनाया बाबू? नीति बनाना शुरू किया। नीतियां, पॉलिसी बनाया कि लोग कैसे रहेंगे, क्या क्या करेंगे, प्रमोशन कैसे होगा, नियुक्ति कैसे होगा, ये सभी बारे में इसने क्या बनाया? रूल बनाया, पॉलिसी बनाया। ठीक है। अब देखो, केंद्र सरकार को जो है, केंद्र सरकार को देखोगे तो उसको, केंद्र सरकार को प्रतिनिधि के तौर पे वो क्या किया कि नियुक्ति किया किसका बाबू? ब्रिटिश ब्रिटिश कलेक्टर का। किसका नियुक्ति किया बाबू? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रशासकीय सुधार में, ये इसने ब्रिटिश कलेक्टर का नियुक्ति करना शुरू किया। ठीक है। इसीलिए इसे आईएएस या सिविल सर्विस का जनक भी माना जाता है, लॉर्ड कर्नवालिस को। चलिए, यहाँ से क्या, ब्रिटिश कलेक्टर को इसने क्या किया कि नियुक्ति करना शुरू किया। देखो, बंगाल में जो है, इसने हर एक डिस्ट्रिक्ट मतलब हर एक जिला में एक कलेक्टर को नियुक्त किया, जिसका कार्य क्या था? नशीली पदार्थों और जैसे अफीम हो गया, गांजा हो गया, तंबाकू हो गया, इनका व्यापार को नियंत्रित करना या रूल बनाना। दूसरा, जिला में शांति रहे, लॉ एंड ऑर्डर सही रहे। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि पुलिस का देख रेख ही इनके जिम्मे डाला गया। और क्या डाला गया बाबू? पुलिस का देख रेख भी डाला गया, नशीली पदार्थों पे कानून बनाना भी डाला गया, और राजस्व को, जो इम्पोर्टेंट था, राजस्व को कलेक्ट करना भी इनका एक जिम्मेवारी बनाया गया। और इस तरह से ये लोग क्या किए? प्रशासकीय सुधार किए। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये प्रशासकीय सुधार में पुलिस का जो है, पूरा पुलिस प्रशासन को देखने के लिए एक पुलिस अधीक्षक का पद सृजित किया, जिसको आजकल हम लोग एसपी कहते हैं, या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। ठीक है। वो पुलिस को निगरानी करने के लिए एक पद का नियुक्ति किया। ठीक है। उसके बाद हर एक जिला से 20 मील पर एक थाना को स्थापित किया, और उस थाना में दरोगा का पद निकाला, और वह दरोगा को उस एरिया को देखना होता था, गुंडे लोगों को, बदमाश लोगों को, और चोर चुहार जो भी लोग थे, उन लोगों को देखना होता था। तो कुल मिलाकर प्रशासकीय जो ये सुधार किया था, वो सबसे इंपॉर्टेंट सुधार किया था कौन? लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है। अब इसी के साथ दूसरा पॉइंट सीखते हैं, आगे चलते हैं बाबू। दूसरा इसने सुधार किया था व्यापारिक सुधार में, क्योंकि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, वह व्यापारिक संस्था था। व्यापारिक संस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार को प्रोन्नति करना चाहती थी, व्यापार से मुनाफा कमाना चाहती थी, इसीलिए उसमें कुछ सुधार किया। इसने सुधार क्या किया कि इसने जहां जहां केंद्र था, जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्र हुआ करता था फसल खरीदने वाला, वहां पे रेजिडेंट क्या किए कि उन लोगों को डायरेक्ट जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया बाबू? रेजिडेंट लोगों को। ये यहाँ पे देखेंगे, रेजिडेंट, इसको जोड़ा बाबू? रेजिडेंट को डायरेक्ट उत्पादकों से जोड़ दिया। मतलब ये दोनों एक दूसरे से बात करके उत्पादकों से ये लोग फसल खरीद सकते थे। साथ ही इसने किया क्या कि जो क्या हुआ करता था कि ये लोग ये किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकारी होता था, उसके साथ अधिकारी के साथ एक इंडिपेंडेंट जो व्यापारी होता था, जो स्वतंत्र व्यापारी, ये दोनों लोगों को मिलाकर ये क्या कर दिया गया? एजेंसी हाउस का निर्माण किया गया। एजेंसी का निर्माण किया गया। ठीक है। और इस हाउस एजेंसी में क्या किया गया? एजेंट लोग क्या करते थे कि पेशगी देते थे किसानों को क्या करते थे? पैसा पहले दे देते थे कि हम लोगों को इतना रुपया का माल चाहिए,
और किसान उन लोगों को उतना देने के लिए प्रतिबद्ध होता था। बाकी का जो चीज होता था वो रेजिडेंट लोग खरीद लेते थे। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे भी कमी होता था तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेजिडेंट होते थे उन लोगों से ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद लेते थे। ये क्या था, ये क्या बनाए थे दोनों मिलकर, ये लोग दोनों मिलकर बनाए थे एजेंसी हाउस। ठीक है, ये एजेंसी एजेंसी हाउस का निर्माण किया था। ये कुछ नहीं था बाबू, इन लोगों को भोजपुरी में या हिंदी में बोल सकते हैं दलाल का काम करते थे। ठीक है, उत्पादकों से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई चीज खरीदना होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये एजेंसी हाउस से संपर्क करती थी। एजेंसी हाउस उत्पादकों से संपर्क करता था और उत्पादकों से और ईस्ट इंडिया कंपनी को सामान बेचवाता था। उत्पादकों का सामान ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करता था वो, ये बेचवाता था। कौन? एजेंसी हाउस। ठीक है, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को कमी पड़ जाता था तब वो रेजिडेंट से सामान को खरीदते थे लोग। क्लियर है? और इसने किया क्या, जो कि भ्रष्टाचार ईस्ट इंडिया कंपनी में फैला हुआ था, तो इसने एक बोर्ड था, बोर्ड, इस बोर्ड को बोलेंगे व्यापारिक बोर्ड। कौन सा बोर्ड बाबू? व्यापारिक बोर्ड। ये व्यापारिक बोर्ड में कुल मिलाकर जो थे बाबू 12 सदस्य थे इसके। इसको कम कर दिया कौन? लॉर्ड कार्नवालिस, क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा गुटमाय गुटमाय होगा और उसमें ज्यादा चोरी का भी संभावना बनेगा। इसलिए इसने किया क्या कि ये 12 से घटाकर कितना कर दिया? 5। तो आपसे पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि व्यापारिक बोर्ड में कितने सदस्य थे, तो 12 सदस्य थे। उसमें से कितने सदस्यों को हटाकर कार्नवालिस ने रखा, सदस्यों की संख्या कम करके? तो 5 रखा था। रेजिडेंट आपको समझ में आ गया। रेजिडेंट क्या था? लोकल लोग थे जो व्यवसाय करते थे, जो उत्पादकों से सामान खरीदते थे। एजेंसी हाउस क्या होती थी? तो एजेंसी हाउस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो छोटा अधिकारी होता था वो और इंडिपेंडेंट व्यापारी दोनों मिलकर एजेंसी हाउस का निर्माण किए हुए थे। जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई सामान खरीदता होता था एजेंसी हाउस में आती थी। एजेंसी हाउस उत्पादकों से संपर्क करता था और दोनों को मिला देता था। और जब दोनों को मिला देता था तो इसको कुछ मुनाफा मिलता था, या ये बोलते थे दलाली कर लेता था, इसको कुछ कमीशन मिल जाता था। और कमीशन मिल जाता था इसलिए प्रगति जल्दी जल्दी होने लगा, व्यापार ज्यादा अधिक आसानी से बढ़ने लगा। ठीक है, आपको व्यापारिक बोर्ड समझाई दी। तो इस तरह से ये हुआ आपका प्रशासनिक सुधार। इस तरह से उसने किया था। किसने किया था बाबू? लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। अब न्याय संबंधी सुधार, इसका तीसरा इंपॉर्टेंट सुधार था। क्या सुधार था बाबू? न्याय संबंधी सुधार। इसने न्याय संबंधी सुधार को क्या किया था कि जो लोग पहले केवल न्यायाधीश का कार्य करते थे, मतलब जो खाली दीवानी का जो झगड़ा लड़ाई, जो जमीन जायदाद ये सब का जो न्यायाधीश केवल न्यायिक काम करते थे, उन लोगों को क्या कर दिया बाबू? क्या चीज कर दिया? मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट जज। ठीक है, और मजिस्ट्रेट जज और कलेक्टर। ठीक है, इन तीनों को पद को मिलाकर एक कर दिया। ठीक है, मतलब एक ही आदमी को ये तीनों कार्य करना होता था। ठीक है, इसके बाद इसने दूसरा सुधार इसने क्या किया कि 4 गो सेशन कोर्ट खोल दिया। कौन कौन कोर्ट खोला था? 4 ठो अलग अलग प्रकार के जो फौजदारी केस थे, जो दीवानी केस थे। दीवानी केस क्या होता है, 1 मिनट में सुन लीजिए। दीवानी केस वो होता है जैसे एक आदमी दूसरे पे जो कंप्लेन करने गया और उससे जो मतलब भरपाई, उससे खाली ये करना है कि उससे जो मेरा भरपाई हो जाए, उससे जो शिकायत करे जिसके कारण न्याय ये मिले कि उससे उसको भरपाई हो जाए। तो इसलिए इसको कहते हैं दीवानी का केस। और जो क्राइम करके जाते हैं उसको बोलते हैं फौजदारी का केस। इसने क्या कर दिया कि दोनों को अलग अलग कर दिया और ये अदालतों को क्या कर दिया, कोर्ट को 4 भागों में बांट दिया। इसको पहला का नाम दिया छोटी कोर्ट, छोटी अदालतें। दूसरा का नाम दिया इसने जिला जिला दीवानी
अदालतें, चौथा का कोड दिया प्रांतीय प्रांतीय दीवानी अदालतें, और इसके आगे का इसका क्या नाम है, सदर दीवानी अदालतें। ठीक है, तो इसने 4 प्रकार के मतलब जो मैटर था उसके आधार, इसने चौथा सुधार क्या किया था बाबू, भूमि तथा अस्थाई बंदोबस्त, इसने ये सुधार किया था। क्या किया था कि जो पहले क्या होता था, इनसे पहले कि जो पहले होता था वो किसानों से कर को वसूला जाता था। किससे वसूला जाता था, किसानों से कर वसूला जाता था, जिसको वसूलने में काफी दिक्कतें होती थी, काफी समय लगता था, किसी किसी को काफी मुआवजा हो जाता था, वो दे नहीं पाता था, फिर ब्याज देना पड़ता था, फिर दे नहीं पाता था, तो ये काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए इसने किया क्या कि जो 1790 ईस्वी में इसने अस्थाई बंदोबस्त लाया, और 1790 ईस्वी में इसने अस्थाई बंदोबस्त क्या लाया, क्या किया इसने किया क्या कि जमींदारों को क्या मान लिया, मालिक मान लिया। क्या मान लिया बाबू, जमींदारों को ये मालिक मान लिया। क्या करने के लिए जमींदारों को मालिक मान लिया, जमींदारों को मालिक इसलिए मान लिया क्योंकि अब इन्हीं लोगों से वो कर वसूलना चाहता था। ठीक है, ये एक समझौता हुआ जमींदारों के और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके बीच में जमींदारों और बंगाल के गवर्नर जनरल के बीच में एक साझेदारी हुआ या समझौता हुआ, जिसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, इसमें से एक जमीन का अधिकार दे दिया गया, मालिक बना दिया गया इसको जमींदारों को, और उन्हीं से कर वसूला जाने लगा। इसे सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है। कैसे, क्योंकि एक निश्चित समय में कर को देना होता था। किसको देना होता था, जमींदार को। किसको देना होता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर वसूलने वाली संस्था थी उसको देना होता था। 1790 ईस्वी में इसको 10 वर्षों के लिए ही लागू किया गया था। कितने वर्षों के लिए बाबू, 10 वर्षों के लिए। लेकिन ये जब 3 साल चला तो 1793 में इसे अस्थाई कर दिया गया। अस्थाई का क्या मतलब, हमेशा के लिए इसे कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से पूरा अस्थाई बंदोबस्त आया था। अस्थाई बंदोबस्त कब आया था, तो 1790 ईस्वी में लाया था। कौन, लॉर्ड कार्नवालिस ने लाया था। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस में इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जमींदारों को जो जमीन होता था उसको मालिक बना दिया गया, और किसानों को क्या बोला गया बाबू, किसान इसके रैयतदार होंगे। जमींदार और रैयतदार, रैयतदार वह आदमी जो उनके जमींदारों के जमीन में काम करेंगे और उनको उनसे पैसे मिलेंगे, जमींदारों से पैसे मिलेंगे। ठीक है, या जमींदारों से जो चीज होगी, जो मान लीजिए कि फसल हुआ, उनको कार्य के बदौलत मिलेंगे। वैसे ही आगे बढ़ते हैं बाबू, और आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इसका इम्पैक्ट ये हुआ इस पूरे व्यवस्था में, जो अस्थाई बंदोबस्त था, तो कंपनी का मुनाफा बढ़ गया। ठीक है, अपना पूरा समय अब लोग विस्तार करने में लगाने लगे। किसमें लगाने लगे बाबू, विस्तार करने में लगाए, अपने कंपनी का विस्तार, अपने साम्राज्य का विस्तार। जो मान लीजिए इसके पहले तो किसानों से वसूलना पड़ता था, किसान दे नहीं पाते थे तो उनमें झंझट खड़ा होता था, और इनको एक पॉलिसी बनाने में दिक्कत होती थी कि हमारे पास कितना पैसा है, क्या क्या काम करना है, ये बनाने में दिक्कत होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। तो यहाँ से एक निश्चित समय में निश्चित राशि मिलने लगा, तो कंपनी मुनाफे में चलने लगी। ठीक है, जमींदार इनके सपोर्ट में आ गए, क्योंकि अब जमींदारों को फायदा होने लगा, तो जमींदार इनके सपोर्ट में आ गए। जब भी कभी
किसान द्वारा या भारत के लोगों द्वारा जब अंग्रेजों के खिलाफ में प्रदर्शन होता था, तो उसको क्या करने के लिए बाबू, उसको नियंत्रित करने के लिए जमींदारों को आगे कर दिया जाता था, और जमींदार सपोर्ट कर देते थे किसको बाबू, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक के लोगों को। इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ कि जो कंपनी थी वो जमींदारों पे इतने ज्यादा कर लगा दी थी कि वो एक निश्चित समय पे देना उन लोगों के बस में नहीं था। ठीक है, किसान को पूरी व्यवस्था से अलग कर दिया गया, इस किसान को पूरी व्यवस्था से अलग कर दिया गया, और आम लोगों को भी इस पूरी व्यवस्था से अलग कर दिया गया, जिसका प्रभाव ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी और आम लोगों के बीच में संपर्क ही खत्म हो गया, केवल लोग जमींदारों से जुड़े रहे। इसके कारण एक इतिहासकार थे अंग्रेज का, होमलेस, इस इतिहासकार होमलेस ने इस अस्थाई बंदोबस्त को क्या बोला था, सैड ब्लंडर बोला था, सैड ब्लंडर बोला था। इसका हिंदी में मतलब होता दुखद भरी मूर्खतापूर्ण भूल। ठीक है, क्या होगा इसका मतलब, दुखद मूर्खता भरी भूल कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या क्या किया था। आगे का जो पॉइंट है वो प्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं पूरा लाइन, इसको क्या क्या सुधार किए थे। इसलिए इसने विशिष्टता नियम लागू किया, किसने बाबू, लॉर्ड कार्नवालिस ने। इसने कर को और न्याय प्रणाली को, न्याय प्रशासन को अलग कर दिया था। ब्रिटिश कलेक्टर न्यायिक और फौजदारी शक्तियां ले ली गई थी। ब्रिटिश कलेक्टर से क्या क्या ले ली गई थी, न्यायिक शक्तियां और फौजदारी जो शक्तियां होती थी, मतलब कोई क्राइम करके गया तो सुनने का अधिकार या फिर न्याय करने का अधिकार, मतलब न्यायाधीश वाला जो था उसको सेपरेट कर दिया गया था। अब कलेक्टर का खाली रेवेन्यू पे ध्यान था, कर पे केवल ध्यान था। अगला है, ब्रिटिश कलेक्टर के पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही बच गई थी। समझ में आ रहा है, ये सब समझा दिए। इसके शासन काल, इसका जो शासन काल था वो कब से कब शासन काल था, 1786 से 1793 तक था, और 18 से जुलाई 1805 से लेकर अक्टूबर 1805 तक था। इसे भारतीय नागरिक सेवा मतलब सिविल सर्विस का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है बाबू, लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की स्थापना भी क्या किया था, 1793 ईस्वी में इसी ने किया था। ठीक है, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1805 ईस्वी में, 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी में गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और वहीं पे इसका कब्र भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसने एक बसीन की संधि किया था, बसीन संधि किया था दिसंबर 1802 ईस्वी में। इसने एक संधि किया था पेशवा बाजीराव II से किया था। इस संधि के हिसाब से क्या क्या हुआ था, यहाँ पे देख लो। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला पेशवा या सबसे पहला मराठा कौन था, पेशवा बाजीराव II। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव II को अंग्रेजी संरक्षता स्वीकार कर लिया था, मतलब अंग्रेज द्वारा जो संरक्षण है उसको स्वीकार कर लिया था। इसके तहत, इस संधि के तहत अंग्रेजों को 60,000 सैनिकों को उनके राज्य में भेजना था, पेशवा के राज्य में, मराठा में भेजने का वादा किया था, जिसके लिए पेशवा ने 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले जमीन को प्रदान करने का वादा किया था। ठीक है, तो इस तरह से वो ये तुम्हारा हो जाता है पूरा समाप्त। कैसा लगा मेरा लेक्चर आप जरूर बताएं कमेंट करके। साथ ही अगर 67th बीपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे लेक्चर को स्किप मत कीजिए, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, पढ़िए। हिस्ट्री में 32 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन जरूर आपको बनेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही दोस्तों को मन लगाकर पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए। अगर दूसरे दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास।